हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से अभी लाइव एमसीक्यू सेशंस भी स्टार्ट किए गए हैं। आप सभी लोग वहां पे जुड़ भी रहे हैं। आई होप आप सभी की जो तैयारी है नोटसेट 2022 की वो अच्छी चल रही होगी और उसमें हम कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप आप सभी को वो जो पार्टिसिपेशन है हमारा अच्छा भी लग रहा होगा। हमारी तरफ से दिए जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी क्लास है बीपीएच के बारे में। हम पढ़ रहे थे हमारा रीनल सिस्टम के बारे में। तो रीनल सिस्टम में हमने डिस्कस कर लिया था एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल पार्सन। उसके बाद हम इसका पैथोफिजियोलॉजिकल पढ़ रहे थे। तो बीपीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? बीपीएच की फुल फॉर्म होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। क्या मतलब हुआ? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। क्या मतलब होता है? बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस। प्रोस्टेटिक मतलब आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। हाइपरप्लेसिया का मतलब आपकी जो सेल्स हैं उनके नंबर्स में बढ़ जाना, नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज, मतलब जो सेल्स का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ जाएगा, रिप्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड हाइपरट्रोफी का मतलब जो सेल की जो साइज है उसके आकार में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आपकी जो बीपीएच है उनकी फुल फॉर्म अगर हम एक्सपेंड करें तो एक्सपेंडेशन में क्या आता है? बिनाइन का मतलब आपका हार्मलेस, प्रोस्टेटिक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से लिया हुआ है, हाइपरप्लेसिया मतलब जो सेल्स हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड की उनका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें तेजी आ गई है और उनके जो नंबर है वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। एंड हाइपरट्रोफी मतलब जो सेल्स हैं उनकी जो संख्या जो उनका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है। अब हम बात करें कि जो बिनाइन है तो ये हो गया हार्मलेस। ऐसा ही हमारे पास एक ट्यूमर और होता है मैलिग्नेंट। ये ट्यूमर ही है हमारे पास, दोनों ट्यूमर बिनाइन भी एंड मैलिग्नेंट भी। बिनाइन क्या है? आपका हार्मलेस ट्यूमर है, इतना ज्यादा नुकसान हमारी बॉडी में पहुंचाता नहीं है। जबकि जो मैलिग्नेंट है ये हमारी बॉडी में हार्मफुल ट्यूमर है। ये मेटास्टेसिस करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये इसलिए क्या है हमारे पास? हार्मफुल। या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बॉडी में कैंसर हो गया है। तो चलिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीपीएच के बारे में। बीपीएच की आपको फुल फॉर्म पता लग गई है और यही हमारी क्या है? डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी कि जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उस प्रोस्टेटिक ग्लैंड के जो रिप्रोडक्शन जो सेल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन बढ़ गया है, जिसकी वजह से सेल के नंबर बढ़ गए हैं एंड उनका जो साइज है उसमें भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट इनटू क्या होगा? अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे पाई जा रही है? तो हम डायग्रामेटिक अगर इसको समझे तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर से इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर था। इसके पास हम जब बात कर रहे थे ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है, फिर आपका यूरिथ्रा नीचे कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे आपके पास आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है। अब बताइए, अगर यहाँ पे इनके जो साइज है, नंबर्स हैं, वो अगर बढ़ जाएंगे तो बढ़ेंगे तो कहाँ पे होंगे? जो यूरिथ्रा है उसको प्रेस करेंगे तो जो उसका डायमीटर है वो ऑब्वियस सी बात है कम होने वाला है। अगर इसके चारों तरफ पाई जाने वाली जो सेल है वो संख्या में बढ़ जाएगी, साइज में अगर उसकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी तो जो यूरिथ्रा है उसके ऊपर प्रेशर आने वाला है। तो क्या करेंगे? ये करवाएंगे यूरिनरी रिटेंशन। क्यों होगा यूरिनरी रिटेंशन? क्योंकि जो आपका स्फिंक्टर्स है, जो आपका यूरिथ्रा है वो दोनों तरफ से जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है वो प्रेशर लगा रही है, दोनों तरफ से उसको दबा रही है। तो दबाएगी तो क्या होगा? जो यूरिथ्रा है उसका डायमीटर कम होगा और जो यूरिन है उसको पास आउट करने में आपको डिफिकल्टी महसूस होने वाली जो पेशेंट है उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन में है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके नंबर एंड उनके जो साइज है वो बढ़ गए हैं, जिनकी वजह से पेशेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब
अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जो बीपीएच है आपका, उसके क्या क्या कोज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बीपीएच या फिर किसी इंडिविजुअल को बीपीएच हो जाए। तो सबसे पहले तो जो बीपीएच है वो इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब अननोन ईटियोलॉजी, इसकी खास ईटियोलॉजी हमारे पास होती नहीं है, अननोन ईटियोलॉजी। उसके अलावा इसमें जो रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं बीपीएच के लिए, तो वो क्या है, कोई एक इंडिविजुअल है जो 50 ईयर से ज्यादा का हो गया है तो उसमें बीपीएच के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हम काउंट कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है वो हमारे पास इडियोपैथिक है। नेक्स्ट और पॉजिटिव जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एक हमारे पास हार्मोन है। क्या हार्मोन है, डीएचटी हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है, अगर हम डीएचटी को एक्सपेंड करें तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स को बढ़ाने में, बीपीएच करवाने के लिए। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, तो जो आपका गोनाडियल जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उससे 100 टाइम्स पोटेंशियल होता है। क्लियर है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन है उससे ज्यादा 100 टाइम्स पोटेंशियल होता है कौन, आपका डीएचटी। डीएचटी इज मोर पावरफुल अबाउट 100 टाइम्स देन टेस्टोस्टेरोन। जो इतना काम टेस्टोस्टेरोन कर सकता है उससे 100 गुना ज्यादा काम आपका कौन करेगा, डीएचटी। तो उस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, पेशेंट को या फिर इंडिविजुअल को बीपीएच हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, हाई प्रोटीन डाइट अगर ले रहा है तो भी उस इंडिविजुअल में हमें बीपीएच के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके कोजेज एंड हम इसको बोल सकते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर ईटियोलॉजी की बात करें तो जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है वो अननोन है, इडियोपैथिक है, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है, एज आपकी, जो इंडिविजुअल 50 क्रॉस कर चुका है उसमें ज्यादा चांसेस होंगे। एक हार्मोन है डीएचटी टेस्टोस्टेरोन, एंड हाई प्रोटीन डाइट। जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, जो कि प्रोटीन के पाउडर खाते रहते हैं, डब्बे खाते रहते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हो सकता है बीपीएच का। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स के बाद कि बीपीएच कहाँ पे हो सकता है, कौन सी लोब में ज्यादा होगा या फिर कौन से जोन में यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। तो अगर हम उसकी बात करें, जोन्स ऑफ प्रोस्टेट, तो ये जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ रहे थे तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां पे 3 जोन होते हैं। कौन कौन से, सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। टोटल 3 प्रकार के हमारे पास जोन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये हम जब प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ रहे थे तब हमने डायग्रामेटिक देख लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोब्स ऑफ प्रोस्टेट, तो कितनी लोब होती हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास टोटल लोब होती हैं 5। कौन कौन सी होती हैं 5, आपकी 2 होती हैं पोस्टीरियर, 2 होती हैं आपकी लैटरल एंड 1 होती है मीडियन। क्लियर है। 5 हमारे पास लोब्स हैं और 3 हमारे पास जोन है। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो मोस्ट चांसेस हैं बीपीएच के वो कहाँ हो सकते हैं, तो ये भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बीपीएच के जो ज्यादा चांसेस हैं वो आपके ट्रांजिशनल जोन में होने वाले हैं। जोन्स की अगर बात की जाए तो ट्रांजिशनल जोन में बीपीएच के ज्यादा चांसेस होंगे, और जो पेरिफेरल जोन है वहां पे आपके पास प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादा चांसेस होने वाले हैं। ये आपके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके कौन से जोन में बीपीएच होने के ज्यादा चांसेस है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ट्रांजिशनल जोन। और अगर ऐसे ही पूछे कि सीए प्रोस्टेट कहाँ पे ज्यादा हो सकता है, जोन्स की बात करें तो पेरिफेरल जोन में।
ऐसे ही अब हम यहाँ पे बात करें लोब्स, तो लोब्स में क्या है, जो पोस्टीरियर लोब है वहां पे आपके पास कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है सीए प्रोस्टेट के। अगर लेटरल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास बीपीएच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लोब्स में आपकी जो लेटरल लोब है वहां पे बीपीएच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि जोन्स की अगर हम बात करें तो जोन में जो आपका ट्रांजिशनल जोन है वहां पे बीपीएच होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, क्यों हमारे जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो बीपीएच में कन्वर्ट हुई, उसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या हुई। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या बात करें कि जो टेस्टिस है वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस से ये हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, ये फिर आता है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। प्रोटीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, किसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, आपके एंड्रोजन्स के लिए। एंड्रोजन्स, इनको हम एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है, कहां पे पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो जो टेस्टोस्टेरोन है सीक्रेटेड हुआ टेस्टिस से, और ये हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां पे कुछ एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स या फिर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इन रिसेप्टर्स पे आके आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आके बाइंड होता है। क्लियर है, तो बाइंड होगा तो उसके बाद ये क्या काम करवाता है, नॉर्मल ग्रोथ करवाने में मदद करता है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो टेस्टोस्टेरोन है प्रोस्टेट ग्लैंड में आके जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स कहां पे पाए जाते हैं, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उन एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे आके टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए करवाता है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। क्लियर है, अब उसके बाद क्या होता है कि उसमें डिजीज कंडीशन हो गई, उसकी जो सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ने लग गई। अब इसको आगे हम और देखें कि जो जब ओल्ड एज आती है, हमने जब रिस्क फैक्टर की बात की तो वहां पे हमारे पास एक रिस्क फैक्टर था ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या होता है, इन ओल्ड एज जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक एंजाइम को सिग्रेशन करवाती है, अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है जब ओल्ड एज आती है किसी इंडिविजुअल में, तो उस ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक एंजाइम को रिलीज करवाती है। क्या नाम है उस एंजाइम का, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो है वो सीक्रेट करवाती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है ये क्या काम करवाता है, तो ये करवाता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, इसको कन्वर्ट करवाता है, कन्वर्ट इनटू डीएचटी। जो हमने हार्मोन पढ़ा था, जो रिस्क फैक्टर में पढ़ा था, डीएचटी नामक हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये किसके द्वारा बनता है, तो ये बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। क्यों बनता है, क्योंकि ये जो रिडक्टेज एंजाइम है ये टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करवा देता है आपके डीएचटी में। अब जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डीएचटी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले। दूसरी चीज, यहाँ पे डीएचटी का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। क्यों होगा, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाता है। जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज में, इन ओल्ड एज जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन वो कम हो जाता है।
ओल्ड एज में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका यूटिलाइजेशन कम होने की वजह से उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट वन चीज क्या हो रहा है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक एंजाइम को निकाल रही है। वो एंजाइम क्या करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करवा रहा है। अगर नॉर्मल होता तब भी हम एक बार बांध सकते थे, बट ओल्ड एज में एक चीज और हो रही है, टेस्टोस्टेरोन का यूटिलाइजेशन कम हुआ और उसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया, क्योंकि जो चीज कम अगर काम आएगी और प्रोडक्शन बराबर हो रहा है तो जो उसका अमाउंट है वो बढ़ने को मिलेगा। अब अगर आपका अमाउंट बढ़ा हुआ है और अल्फा रिडक्टेज एंजाइम भी आ रहा है तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा से ज्यादा डीएसटी में कन्वर्ट होगा। अब अगर ज्यादा डीएसटी में कन्वर्ट होगा तो जो डीएसटी है वो बहुत पावरफुल होता है, जैसा अभी बताया था कि 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या काम करेगा, जो डीएसटी है जहां पे अभी तक आपका टेस्टोस्टेरोन जुड़ रहा था, कहां पे, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे जहां पे आपका टेस्टोस्टेरोन जुड़ रहा था वहां पे अब क्या आके जुड़ जाएगा, डीएसटी। तो क्या हो जाएगा, डीएसटी बाइंड्स विद एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे आगे जैसे ही आपका डीएसटी बाइंड हो जाएगा, ये क्या काम करवाता है, ये करवाता है हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्यों करवाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो सेल्स हैं उनको एक्टिव करवा देता है, बहुत ज्यादा एक्टिव करवा देता है, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और जो सेल्स की जो साइज है वो भी बढ़ने लग जाती है। क्लियर है? तो यही हमारी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बीपीएच। ठीक है, क्या है पैथोफिजियोलॉजी, एक बार दोबारा हम देखें। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ आपके टेस्टिस के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होने के बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। एंड्रोजेनिक मतलब जो एंड्रोजन्स हैं, जो गोनाडल हार्मोन्स हैं उनके लिए। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या काम करवाते हैं, नॉर्मल ग्रोथ करवाते हैं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की। कहां तक करवाते हैं, तो इसके लिए एज भी स्पेसिफाई की गई है, 18 से 20 इयर्स तक। 18 से 21 साल तक जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो सीक्रेट हो रहा है, तो मतलब आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अच्छे से काम कर रही है, नॉर्मल ग्रोथ उसकी हो रही है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ पे होती है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या हुआ, जो टेस्टोस्टेरोन है उसका यूटिलाइजेशन कम हो गया है। यूटिलाइजेशन कम अगर किसी चीज का होगा तो उसका जो अमाउंट है वो बढ़ने वाला है बॉडी में। अब अगर बॉडी में उसका अमाउंट बढ़ रहा है, ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हो रहा है। दूसरी चीज साथ साथ और क्या हो रही है, ओल्ड एज में एक एंजाइम निकाल रही है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। जो ओल्ड एज है उनमें ये एंजाइम देखने को मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ही निकाला जाता है। और ये एंजाइम क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करवा देता है। डीएसटी क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपका एक एंजाइम है। तो उसमें जब कन्वर्ट करवाएगी तो आपके पास टेस्टोस्टेरोन जो है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो जो डीएसटी है इसका अमाउंट भी आपका बहुत ज्यादा बनने वाला है। अब ये जो डीएसटी है ये क्या काम करवाता है, ये आगे काम करेगा, डीएसटी बाइंड हो जाता है एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे, जहां पे टेस्टोस्टेरोन को आके बाइंड होना चाहिए था और आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी उसको नॉर्मल ग्रोथ करवानी थी। बट यहाँ पे डीएसटी आके बाइंड हो गया, जो क्या काम करवा रहा है आपकी सेल्स में, हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी। मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है सेल्स का वो बढ़ जाएगा, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनके जो नंबर हैं वो बढ़ने वाले हैं और उनकी जो साइज है वो भी यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसी की वजह से क्या होगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा और जो यूरिन फ्लो आपका आ रहा था वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं इसके साइन सिम्टम्स के बारे में, कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो बीपीएस से सफर हो चुका है, उसका जो यूरिन फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज बढ़ने की वजह से, तो उसमें आपको क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे
साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या आपको यहाँ पे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो साइन सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जो यूरिनरी फ्लो है, यूरिनरी फ्लो वो क्या हो जाएगा? कम। जैसा हमने डेफिनेशन में भी बात की थी कि जो यूरिथ्रा है वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, दोनों तरफ से उस पर प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो यूरिनरी जो फ्लो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। और जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसमें सबसे पहले यही साइन आने वाला है। तो ये आपका क्या है? अर्ली साइन ऑफ बीपीएच। तो आपसे कोई पूछ भी सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि अर्ली साइन ऑफ बीपीएच क्या है? तो हमारा जवाब होगा यूरिनरी जो फ्लो है इंडिविजुअल का वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है। उसके अलावा और क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं? तो और साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर यूरिनरी फ्लो कम हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, फ्लो कम हुआ है, तो जो आपका ब्लैडर है वो इनकम्प्लीट, खाली होगा। इनकम्प्लीट, एम्प्टीनेस ऑफ ब्लैडर, क्योंकि अगर आगे ज्यादा मात्रा में जा ही नहीं रहा है तो जो ब्लैडर है वो खाली धीरे धीरे होगा, पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाएगा। अगर आप ब्लैडर में आपके पास यूरिन का अमाउंट प्रेजेंट है तो आपकी जो अर्जेंसी है एंड जो फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी का मतलब आपको बहुत जल्दी जल्दी इच्छा होगी कि आप यूरिन पास आउट करो, और फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूरिन पास आउट करने वाले हो। बट जब भी आप यूरिन पास आउट करोगे, आपका जो ब्लैडर है वो कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं होगा। अगर कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं होगा तो ये जो चीज है ये वापस से आपके आने वाली है, रिपीटेशन मोड में रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि यूरिनरी फ्लो आपका कम हो गया है। क्लियर है? अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट और क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे? और हमें देखने को मिलेंगे इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस का मतलब होता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन क्या मतलब हुआ? इनकंटिनेंस का मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसको अर्ज हुआ कि उसको यूरिन पास आउट करना है, बट वो यूरिन पास आउट ना करके ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन करता है कि फ्यू अमाउंट्स ऑफ, या फिर हम यूं कहें कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन की पास आउट करता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ। ठीक है? कब पास आउट करता है? जब उसको अर्ज होता है कि हाँ उसको अब यूरिन पास आउट करना है, उसको अर्जेंसी हुई, बट वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है। उस सिचुएशन में उस इंडिविजुअल को क्या हो रहा है? उसका यूरिन तो पास आउट हो रहा है, बट क्या है, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स वहां पे पास आउट हो रही हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या फिर इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। अब अगर यूरिन आपका जो फ्लो है वो कम हुआ, ब्लैडर है वो भी बहुत धीरे धीरे आपका एम्प्टी हो रहा है या फिर कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं हो रहा, तो इंडिविजुअल में हमें क्या देखने को मिलेगा? ओलिगूरिया। उसका जो यूरिनरी आउटपुट है वो आपको क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। कितने से कम को हम ओलिगूरिया बोलते हैं? तो ये होता है आपका 400 ml पर डे, सॉरी 24 आवर्स। एक दिन में अगर कोई एक इंडिविजुअल 400 ml से कम यूरिन पास आउट करता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ओलिगूरिया की कंडीशन कहलाती है। अब उसके अलावा और हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो और अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें तो इस इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलेगा नोक्चूरिया। क्या देखने को मिलेगा? नोक्चूरिया। नोक्चूरिया का मतलब है नाइट टाइम। नाइट टाइम जो यूरिन का पास आउट की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो अमाउंट है वो नाइट टाइम में बढ़ जाएगा। इन नाइट टाइम यूरिन आउटपुट इज इंक्रीज। नाइट टाइम में जो यूरिन आउटपुट है वो आपका बढ़ने वाला है। फिर या फिर हम यूं कहें
कि नाइट टाइम में जो पर्सन है वो इजीली रूप से थोड़ा सा दिन के मुकाबले यूरिन पास आउट कर सकता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? नोक्चूरिया। नोक्चूरिया मतलब आपका नाइट से लिया गया है, यूरिया मतलब आपका यूरिनरी आउटपुट। अगर नाइट टाइम में आपके पास पेशेंट यूरिनरी आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? नोक्चूरिया। इसके अलावा और क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? तो और हमें देखने को मिलता है पेशेंट में हेजिटेंस। अब अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो बार बार कोशिश कर रहा है यूरिन पास आउट करने के लिए, बट कर नहीं पा रहा है, कर रहा है तो बहुत थोड़ा सा कर रहा है, तो उसको हेजिटेंसी होगी कि यार मैं यूरिन पास आउट करूं या नहीं करूं। उसको फील तो हो रहा है, अर्ज आ रही है उसको यूरिन पास आउट करने के लिए, बट वो हेजिटेट होता है कि उसको यूरिन नहीं करना है। अभी तो उसको यूरिन पास आउट भी नहीं होगा क्योंकि उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होने वाला है। एंड हमें जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो मिलता है पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग, ओवरफ्लो, इनकंटिनेंस फ्रॉम ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। क्या मतलब है? कोई एक इंडिविजुअल है वो वॉइड कर चुका है, यूरिन पास आउट कर चुका है। पोस्ट का मतलब कर चुका है। पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग, यूरिन पास आउट करने के बाद कुछ बूंदे बार बार गिरेंगी। फ्रॉम, क्यों गिरती हैं? ओवरफ्लो इनकंटिनेंस की वजह से। जो ब्लैडर है वो तो भरा हुआ है क्योंकि वो इनकम्प्लीट रूप से खाली नहीं हो रहा है, तो उसी की वजह से क्या होता है, यूरिन पास आउट करने के बाद भी यूरिन्स की ड्रॉप्स का बार बार गिरना क्या मतलब होगा? पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। और ये जो साइन सिम्टम है ये हमें देखने को मिलता है लेटर स्टेज में, तो ये हमारे पास है लेट साइन। तो दो साइन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, फर्स्ट आपका अर्ली साइन एंड सेकंड आपका लेट साइन। अर्ली साइन क्या है? डिक्रीज यूरिनरी फ्लो, एंड जो लेट साइन है वो आपके पास क्या है? पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे पास इसमें साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक मेजर्स के बारे में। डायग्नोस्टिक मेजर्स कि जो बीपीएच है उसको हमें डायग्नोसिस करना है, तो हम क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले बेसिक चीजें, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करो। सेकंड उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। कोई भी एक इंडिविजुअल है, अगर आपको उसको टेस्ट करना है, उसको डायग्नोसिस करना है किसी भी बीमारी के लिए, तो जो बेसिक चीजें हैं वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ से हम किसी भी जो बीमारी है उसके लिए सस्पेक्टेड बना सकते हैं। उसके बाद आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, जो आपका होने वाला है एक्सरे। और यहाँ पे आपका एक्सरे होगा KUB, किडनी, यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। एक्सरे होगा किडनी, यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है DRE। DRE की क्या फुल फॉर्म है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। क्या हुआ? DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। एंड जो आपका नेक्स्ट डायग्नोस्टिक मेजर्स की अगर हम बात करें तो वो आपका होगा PSA। क्या मतलब होता है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये हमारे पास क्या है, हम डायग्नोस्टिक टूल या फिर डायग्नोस्टिक मेजर्स यूज करके किसी भी इंडिविजुअल पता लगा सकते हैं कि उसको BPH तो नहीं हुआ है। हिस्ट्री से पेशेंट हमें खुद ही बता देगा कि वो पोस्ट वॉइडल जो इनकंटिनेंस हो रहा था कि यूरिन पास आउट करने के बाद भी उसको ड्रिबलिंग होता है, उसको हेजिटेंसी होती है, उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है पर वो यूरिन नहीं कर पाता है। तो ये सारे क्या है, हम उसकी हिस्ट्री से पता करने वाले हैं। पेशेंट बताएगा कि उसको नोक्चूरिया हो रहा है, मतलब कि वो रात में तो यूरिन अच्छे से पास आउट कर पाता है बट दिन में नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलेंगी। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन से आपका जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है
जब उसमें हाइपरट्रोफी हो रखी है, तो जब आपको गोनाडल एरिया हम वहाँ पे एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सरे में हमें देखने को मिलेगा बटरफ्लाई जैसा साइन, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलने वाली है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपको कैसी दिखाई देगी? बटरफ्लाई के शेप की यहाँ पे होने वाली है। बटरफ्लाई जैसे आपकी तितली होती है, ये उसके पंख हो गए, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। ऊपर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, नीचे भी यूरिथ्रा है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी वो आपकी फैल गई है। तो जैसे आपकी तितली होती है वैसे ही आपको यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज देखने को मिलेगी। डायग्राम इतने अच्छे नहीं है तो सीरियसली मत लेना, सिर्फ समझाने के लिए बनाया कि हाँ तितली ऐसी होती है, बाकी आप सभी को पता है कि तितली कैसी होती है। क्लियर है? तो एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा? बटरफ्लाई शेप आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो डीआरई क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल ये वाला नहीं है जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिटल का लिया गया है वो हमारे जो डिजिट्स हैं, फिंगर्स हैं, उनके द्वारा हम पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दिला के, साइड लाइन पोजीशन में पेशेंट के रेक्टल के थ्रू हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें उसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो फील होती है रेक्टम की तरफ आती हुई। तो ये आपका डीआरई इन्वेस्टिगेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए क्या है? ये हमारे पास सीए प्रोस्टेट के लिए, सीए प्रोस्टेट के लिए मार्कर है। सीए प्रोस्टेट मतलब जो कैंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसका एक मार्कर है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल कंडीशन में इसका जो पीएसए है उसका अमाउंट कितना होता है, तो वो होता है 4 नैनोग्राम पर डीएल। एंड बीपीएच की कंडीशन में, ये तो हो गया आपका नॉर्मल, एंड बीपीएच की कंडीशन में जो पीएसए है वो आपका देखने को मिलता है 10 नैनोग्राम पर डीएल से ज़्यादा। तो हम पीएसए करके भी पता चला सकते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जा रहा था, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जा रहा था उसका अमाउंट कितना है। तो नॉर्मली ये कितना होता है? 4 नैनोग्राम पर एमएल, सॉरी डीएल नहीं पर एमएल है। और जो बीपीएच है उसके दौरान कितना होने वाला है? 10 नैनोग्राम पर एमएल। ये डीएल नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये है आपका एमएल की पर एमएल में जो आपका पीएसए है वो कितना देखने को मिलेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट में बीपीएस तो नहीं है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, एक्सरे हम करवाएंगे तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमें बटरफ्लाई शेप का देखने को मिलेगा। डीआरई करेंगे तो डीआरई करने में क्या मिलेगा हमें? प्रोस्टेट टुवर्ड्स रेक्टम, कि जब आप रेक्टल के थ्रू पेशेंट का एग्जामिनेशन करने वाले हो तो उस एरिया की तरफ आपको प्रोस्टेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पीएसए जो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है, जो बेसिकली हम कैंसर का मार्कर मानते हैं क्योंकि कैंसर हो ही रहा है। जो बीपीएच है ब्राइन है, ब्राइन स्टेज क्या है? कैंसर की फर्स्ट स्टेज आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो हार्मलेस कैटेगरी की है। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? मार्कर नॉर्मल होता है हमारे पास 4 नैनोग्राम पर एमएल, बट बीपीएच की कंडीशन में ये हो जाता है मोर देन 10 नैनोग्राम पर एमएल। क्लियर है? तो ये हो गए इसके डायग्नोस्टिक मेजर्स के बारे में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सारे हो गए। अब अगर हमें कंफर्मेशन करना है तो कंफर्मेटरी तो क्या होगा? बायोप्सी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें आप बायोप्सी नीडल डालेंगे, वहां से सेल या टिश्यू कलेक्ट करेंगे और उनको हम कल्चर करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट में बीपीएच है, कैंसर है या फिर नहीं है।
तो वो किससे कंफर्म होगा? आपका बायोप्सी से। तो वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, और अगर हमें आइडिया लगाना है, पता लगाना है, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें करवा सकते हैं। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है वो क्या है? आपका DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से हम प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज और शेप का आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी साइज बड़ी हुई तो नहीं आ रही है, तो वो हम किससे पता लगा सकते हैं? DRE से, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से। क्या पता लगा सकते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज के बारे में। तो ये हो गया आपके डायग्नोस्टिक मेजर्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जिसकी को यूज करके हम पेशेंट का जो BPH है उसको ठीक कर सकें। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट कि क्या क्या हम दवाइयां देके BPH वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास दो टाइप की ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट होती है अल्फा ब्लॉकर्स, एंड जो सेकंड ड्रग्स है वो होती है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स। दो टाइप की ड्रग्स हैं हमारे पास, अल्फा ब्लॉकर्स एंड 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये तो क्या काम करेंगी? जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो DHT में कन्वर्ट हो रहा था, इस एंजाइम की वजह से अगर हम इस एंजाइम को रोक देंगे तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी हो रही थी सेल्स की वो भी नहीं होगी। इस कैटेगरी में आने वाली ड्रग्स के आपके नाम हैं डेटोस्ट्राइड एंड फिनोस्ट्राइड। चलिए नेक्स्ट हम अब बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या काम करती हैं? जैसे कि वो काम कर रही थी आपके 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी, जबकि ये क्या काम करेंगी? जो यूरिथ्रल स्मूथ मसल्स हैं, यूरिथ्रल स्मूथ मसल्स का क्या करवा देती हैं? रिलैक्सेशन। स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिथ्रा को रिलैक्सेशन करवाएंगी, और जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था उसको क्या करवा देती हैं? रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन। जो यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, यूरिनरी फ्लो कम हो गया था, उसको ठीक करवा देंगी यूरिथ्रल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा के। आने वाली जो ड्रग है वो आपके पास है टेम्सुलोसिन, अल्फाजोसिन, टेराजोसिन। तो ये आपके पास अल्फा ब्लॉकर्स में आने वाली कैटेगरी की ड्रग्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, या फिर हम यूं कहें कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है BPH के पेशेंट में, तो वो हमारे पास है टेम्सुलोसिन। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है BPH को ठीक करने के लिए। एक कैटेगरी की हम यहाँ पे और बात करेंगे, टेम्सुलोसिन प्लस डेटोस्ट्राइड। ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी हम किसी पेशेंट में दिया जाता है, और इसका नाम है कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी। कॉम्बिनेशन ड्रग। अगर कोई पूछता है कि कॉम्बिनेशन ड्रग कौन कौन सी दी जाती है BPH के पेशेंट में, तो कौन कौन सी होती है? टेम्सुलोसिन एंड डेटोस्ट्राइड, जो दोनों काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट भी नहीं होने दे रही, और जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको भी ठीक कर रही है यूरिथ्रा की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा के। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। साइड इफेक्ट्स कि जब जो स्मूथ मसल्स हैं यूरिथ्रा की अगर वो रिलैक्स हो गई है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन, क्योंकि इंडिविजुअल की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं और वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कि जो यूरिथ्रा की स्मूथ मसल्स हैं वो अगर रिलैक्स हो गई तो जो पिनाइल इरेक्शन होता है उसका डिसफंक्शन हमें देखने को मिलेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंड जो नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन।
क्या होता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन? तो नॉर्मली जो इजैकुलेशन होता है वो इजैकुलेटरी डक्ट से आके नीचे की तरफ जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस होता है उसकी तरफ होता है। नॉर्मल इजैकुलेशन का फ्लो ये होता है, बट रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होगा, जो यूरिथ्रा की मसल्स हैं वो आपकी रिलैक्स हो गई हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ सीमन ऊपर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भी चला जाता है, वही आपका क्या होता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि इस पेशेंट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है जब बीपीएच की कंडीशन चल रही है और उसको हम मेडिकली रूप से ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो पेशेंट के लिए ध्यान रखने वाले हैं। क्या क्या हम पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे? तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को हम सजेस्ट करेंगे कि जब वो वॉइडिंग करे तो किस पोजीशन में करे, स्क्वाटिंग पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट और हमें क्या ध्यान रखना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि इस पेशेंट में टीसीए, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीकोलिनर्जिक, ये वाली जो ड्रग्स है इनका यूज नहीं करना है। ये इन बीपीएच के पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इसके मेडिकल ट्रीटमेंट में। क्यों होती हैं? टीसीए की अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो इमिप्रामाइन, एंटीहिस्टामिन में आपका आ गया सिट्रेजिन, एंड एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन। ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये क्या काम करती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती हैं, डेट्रूसर मसल्स, उन मसल्स को भी रिलैक्स करवा देती हैं, उन मसल्स की जो एक्टिविटी है उनको भी कम करवा देती है। तो इससे क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली नहीं हो पाएगा। और ये जो बीपीएच वाला पेशेंट है ये पहले से ही सफर कर रहा है कि इसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं हो रहा है, और अगर ये ड्रग्स हमने दे दी तो उसका जो डेट्रोसर मसल्स है वो जितना काम कर रही थी वो भी नहीं करेंगी, तो उसका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो कंप्लीट रूप से फिल रहेगा, बिल्कुल भी खाली नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब पेशेंट का बीपीएच के जो पेशेंट है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कि उस पेशेंट में आपको टीसीए नहीं देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स है, एंटीहिस्टामिन नहीं देनी है, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को आपको नहीं एडमिनिस्टर करना है। तो ये हो गया पेशेंट में बीपीएच को ठीक करने के लिए मेडिकल रूप से। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बाद सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट कि हम पेशेंट में क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेशेंट में सर्जरी कर सकते हैं, पहली TURP, सेकंड हम यहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं TUNA, थर्ड हम यहाँ पे कर सकते हैं TUMT, फोर्थ हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रोस्टेक्टोमी। चलिए क्या क्या मतलब है उनके बारे में हम देखते हैं। TURP क्या फुल फॉर्म है? ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट का मतलब है कि यूरिथ्रा के थ्रू हम एक रिसेक्टोस्कोप यूज करते हैं। क्या यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं? रिसेक्टोस्कोप। मतलब कोई एक वायर डाला है, वायर के सामने कैमरा है, वो स्कोप हो गया। रिसेक्टो मतलब वो वहां पे जाके कट करने वाला है। तो रिसेक्टोस्कोप हम यूज कर रहे हैं यूरिथ्रा के थ्रू, जो क्या काम कर रहा है, जो बढ़ी हुई साइज है प्रोस्टेट की उसको जाके काटने वाला है, उसकी छटाई करने वाला है। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है आपका? TURP। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? तो इसमें हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रोसीजर जो हम ब्लैडर इरिगेशन करने वाले हैं, तो वो जो ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लैडर इरिगेशन
यहाँ पे जो जो इरिगेशन होगा ड्यूरिंग प्रोसीजर वो किसके द्वारा होगा, क्या सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो सॉल्यूशन है हमारा ग्लिसरीन। एंड आफ्टर प्रोसीजर या फिर पोस्ट प्रोसीजर हमें किसका यूज करना है, तो पोस्ट प्रोसीजर हम यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, ब्लैडर इरिगेशन के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास TURP के बारे में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम NS को ड्यूरिंग प्रोसीजर क्यों नहीं यूज कर सकते, कि जब NS चल रहा है तो हम ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं, जो यूरिथ्रा है उसको इरिगेट कर रहे हैं, तो हम ड्यूरिंग प्रोसीजर NS का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम NS का यूज करेंगे तो जो रिसेप्टर स्कोप है वहां पे क्या होता है, कोटरी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है। कोटरी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके साथ आपका जो नॉर्मल सलाइन है वो इंटरफेयर करने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सलाइन में आपके पास क्या है, सोडियम इलेक्ट्रिक इम्पल्स के लिए जनरेट रेस्पॉन्सिबल होता है, करंट का अच्छा सुचालक हम इसको बोल सकते हैं, कंडक्टर होता है, जबकि जो ग्लिसरीन है वो इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए कंडक्टर नहीं है। क्लियर है? तो अगर सोडियम वहां पे प्रेजेंट हुआ, आप इलेक्ट्रिक करंट पेशेंट के अंदर दे रहे हो, तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो पेशेंट में हो जाए। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रोसीजर हम NS का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोटरी जो करंट है उसके साथ इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोसीजर। तो सेकंड प्रोसीजर में क्या है, ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एब्लेशन। क्या मतलब है इसका, ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एब्लेशन का? तो इसका मतलब है कि हम एक नीडल जो है उसको इम्प्लांट करने वाले हैं। कहाँ पे इम्प्लांट करने वाले हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में हम उसको इम्प्लांट करने वाले हैं। और वो नीडल क्या होगी, उस एनलार्ज्ड जो प्रोस्टेट है उसको खत्म करने वाली है, उसको कट करेगी। ट्रांस यूरिथ्रा के थ्रू एक नीडल होगी। एब्लेशन का मतलब है हम वहां पे उसको पुट करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, जो क्या करेगी, एनलार्ज जो आपकी प्रोस्टेट है, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, उसके साइज को कम कर देगी। और फिर देन आफ्टर जब हम दोबारा से चेक करेंगे और हमें पता चलेगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज कम हो चुका है, तो हम उस नीडल को क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें TUMT का क्या मतलब है, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। तो इसमें क्या है, हम एक स्कोप यूज करते हैं, ट्रांस यूरिथ्रा के थ्रू ही जाएगा। और वो स्कोप हम वहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, थर्मोथेरेपी, मतलब हम यहाँ पे टेम्परेचर का यूज करने वाले हैं। और जो आपका टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे होता है 113 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम यूज करते हैं किसी भी स्कोप के द्वारा। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ा हुआ है उसको हम वहीं पे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर क्या कहलाता है, TUMT, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। एंड फाइनली आपका है प्रोस्टेक्टोमी, की जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसी को आपने काट के हटा दिया है, सर्जिकली रिमूव कर दिया है। तो ये आपका फाइनल ट्रीटमेंट प्रोस्टेक्टोमी। तो ये आपका हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर है? आई होप आप सभी को हमारी जो क्लासेज हैं वो पसंद आ रही होंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।